वेलकम टू कॉन्सेप्ट डिकोडर। आप सभी का कॉन्सेप्ट डिकोडर प्लेटफॉर्म पे माय डियर स्टूडेंट्स स्वागत है। इफ यू आर एस्पिरेंट ऑफ एसएससी जेई देन दिस इज अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म फॉर यू ऑल। हम यहाँ पे 2000 एमसीक्यू सीरीज फॉर एसएससी जेई को सॉल्व कर रहे हैं। तो आज के इस वीडियो सेशन में वी विल डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ बिल्डिंग मटेरियल्स। ओके, ये सारे वही क्वेश्चंस हैं जो रियल टाइम एग्जामिनेशंस में आए हुए हैं। आई एम टेकिंग क्वेश्चंस फ्रॉम 2004 टू 18, हमारे पास यही अवेलेबल है ये डेटा। सो हम यहाँ से क्वेश्चंस को उठा रहे हैं 2004 के बाद से। ठीक है, तो 2004 के बाद से जितने भी सारे क्वेश्चन आए हैं टेक्निकल के अंदर, सारा ऑब्जेक्टिव पहले मैं आपको कराऊंगा, उसके बाद हम मेंस भी कराएंगे। ओके, मेंस के भी क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। जितने भी क्वेश्चंस आए मेंस में एसएससी जेई का 100% एंड फॉर एसएससी जेई ईएससी का मॉडरेट लेवल का क्वेश्चंस, आई विल ऑल्सो डिस्कस दोज क्वेश्चन बट आफ्टर दिस सेशन। ठीक है, तो स्टार्ट योर प्रिपरेशन जर्नी विद कॉन्सेप्ट डिकोडर। दिस इज आवर कॉन्टैक्ट नंबर, डाउनलोड द एप्लीकेशन नाउ। देखिए क्वेश्चन पढ़िए, द कॉम्पैक्शन फैक्टर इज 0.95, द वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट इज। देखिए इसको आंसर करने के लिए इसका आंसर मैं रिजल्ट आपको देता हूँ। ये देखिए, ये वर्केबिलिटी टेबल आपको हमेशा याद होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। तो देखिए कॉम्पैक्शन फैक्टर जो है, सबसे पहले अगर बात करें, अच्छा सबसे पहले ये बताओ वर्केबिलिटी कितने तरह से डिफाइंड है, कितने क्लासेस में? 5 क्लास होती है वर्केबिलिटी की। वेरी लो वर्केबिलिटी, मीडियम वर्केबिलिटी, हाई वर्केबिलिटी, वेरी हाई वर्केबिलिटी। तो फॉर वेरी लो वर्केबिलिटी जो कॉम्पैक्शन फैक्टर है इट इज लेस देन 0.75। ठीक है, लो वर्केबिलिटी के लिए 0.75 से लेके 0.85, फिर मीडियम वर्केबिलिटी के लिए 0.85 से लेके 0.92, हाई वर्केबिलिटी के लिए 0.92 से 0.95 और वेरी हाई वर्केबिलिटी के लिए पॉइंट ग्रेटर देन 0.95 ऐसा कंसिडर किया जाता है। तो ये देखिए आपका 0.95, मतलब यहाँ तो साफ हो गया ना हाई वर्केबिलिटी। ठीक है, ये हाई स्लम्प का वैल्यू भी देख लो भाई इसी के अकॉर्डिंग। मान लीजिए आपका वेरी लो वर्केबिलिटी है, ठीक है, तो ऐसे केसेस में स्लम्प मिलता है। ओके, कम मिलता है, 0 से लेकर 25 mm तक मिलेगी। लो वर्केबिलिटी के केस में 25 से 50 mm तक मिलेगी। मीडियम वर्केबिलिटी के केस में 50 से 100 mm तक मिलेगी स्लम्प वैल्यू। फिर हाई वर्केबिलिटी के केस में आपको मिलेगी 100 से 175 mm तक स्लम्प वैल्यू मिलेगी। वेरी हाई वर्केबिलिटी में स्लम्प कुछ मिलेगा ही नहीं। आप जैसे इस स्लम्प को उठाओगे वो तो पानी जैसा है, कंक्रीट पूरा 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 का पूरा सरफेस ढह जाएगा। समझ गए? इस केस में जनरली आपको मिलती नहीं। अब चलिए अपन बात करते हैं वीवी टाइम का। किसका? वीवी टाइम का। वीवी टाइम इसका भी कुछ ऐसा ही है। देखिए वेरी लो वर्केबिलिटी है अगर, ठीक है, तो जो आपको वीवी टाइम मिलेगा वेरी लो के लिए वो लगभग ग्रेटर देन 20 सेकेंड होगा ऐसा। ठीक है, लो वर्केबिलिटी के लिए लगभग 6 से 12 सेकेंड के रेंज में ही आता है। मीडियम वर्केबिलिटी के लिए ये आती है 3 से 6 सेकेंड के रेंज में आता है। हाई वर्केबिलिटी के केस में ये आती है 0 से 3 सेकेंड के रेंज में आता है, और वेरी हाई के लिए ये सुटेबल नहीं होता है। तो देखो वेरी हाई वर्केबिलिटी अगर है किसी का, वेरी हाई, तो ऐसे केसेस में कौन सा टेस्ट सुटेबल होता है? एक टेस्ट होती है उसको हम कहते हैं फ्लो टेबल टेस्ट। ठीक है, तो फ्लो टेबल टेस्ट में हम वेरी हाई वर्केबिलिटी के लिए जो मतलब वेरी हाई वर्केबिलिटी वाला जो कंक्रीट है उसका हम ये निकालते हैं, मतलब वर्केबिलिटी फ्लो टेबल टेस्ट। ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये कुछ टेबल है, दिस टेबल इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से बहुत तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। तो आपसे ये पूछेंगे कि जैसे यहाँ पे देखिए वर्केबिलिटी का डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी जैसे जैसे इंक्रीज हो रही है, लो वेरी लो से लो, मीडियम हाई, तो ऐसे ऐसे कंपैक्शन फैक्टर की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, स्लम्प की भी वैल्यू इंक्रीज हो रही है, डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी इंक्रीजेस, कंपैक्शन फैक्टर वैल्यू, स्लम्प वैल्यू बोथ इंक्रीजेस, बट वीवी टाइम डिक्रीजेस की नहीं। तो ये एग्जाम में इंजीनियरिंग सर्विसेज में इस टेबल से इस तरह का लॉजिकल क्वेश्चन पूछ लिया गया है। एसएससी वगैरह में भी आपको बहुत सारा क्वेश्चन आगे चल के अभी मिलेगा। ठीक है, तो जहां पे मिलेगा वहां पे हम डिस्कस करते रहेंगे अकॉर्डिंगली। ठीक है, ऐसे कुछ कुछ पार्ट अपन डिस्कस करते चलेंगे।
द वर्केबिलिटी ऑफ कॉन्क्रीट कैन बी इम्प्रूव्ड बाय, क्वेश्चन को पढ़िए, ऑप्शन देखिए, मोर सीमेंट, मोर सैंड, मोर फाइन एग्रीगेट, फाइनेस ऑफ कोर्स एग्रीगेट। चलिए ये वर्केबिलिटी क्या है इसके बारे में देखिए, तभी आप इसको आप आंसर कर पाएंगे। वर्केबिलिटी का मतलब ये था दोस्तों कि विथ ईज, कि मतलब कितने आसानी से आप कंक्रीट को बना पा रहे हैं, मिक्सिंग कर पा रहे हैं डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स की, फिर उसको मिक्सिंग करने के बाद कंस्ट्रक्शन साइट पे ट्रांसपोर्ट कर पा रहे हैं, ट्रांसपोर्ट करने के बाद जो भी सेक्शन में आपको डालनी है वहां पे डाल पा रहे हो, कितने आसानी से वहां पे डाल पा रहे हैं, इंपॉर्टेंट है ये सारी बात, कितने आसानी से डाल पा रहे हैं, एंड उसके बाद अच्छे से उसको आप कॉम्पैक्शन कर पा रहे हैं कि नहीं, इन सब चीजों की जो मेजरमेंट होती है इसी को हम कहते हैं वर्केबिलिटी। इसका मेजरमेंट करने का डिफरेंट हमारे पास टेस्टिंग वगैरह था, जैसे कि स्लम टेस्ट, कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट, वीवी टेस्ट, ये सब, ठीक है, वो बात की बात है। तो मैं एक आपको प्रैक्टिकल रियल लाइफ सिचुएशन से आपको ये चीज समझाने का कोशिश करता हूँ। देखिए हम एक जगह पे ब्रिज बना रहे थे, ठीक है, तो ब्रिज का फुटिंग का कास्टिंग था, फुटिंग का कास्टिंग था, तो फुटिंग थी दूर पर, हमको कंक्रीट पंपिंग करना होता था, हमको क्या करना था वहां पे फुटिंग में, मतलब बहुत बड़ी फुटिंग थी ये, तो ये फुटिंग का कास्टिंग में लगभग हम लोगों को 6 दिन लगे थे, ठीक है, मतलब लगभग 1800 MQ का था, 1800 MQ का, लगभग 6 दिन लग गया था, मतलब दिन रात लगातार। तो समझिए हमको क्या करना होता था, कंक्रीट को पंप करना होता था, यहाँ पे पंप है, पंप से आपका पाइप्स जाता है, ठीक है, पाइप्स जाता है, ओके, पाइप्स वगैरह जाता है, और ये पाइप के द्वारा हम कंक्रीट को इस सेक्शन में पंप करते थे, समझो बात को, ओके। तो बैचिंग प्लांट कहीं हमारी ऊपर थी, ये कंक्रीट पहाड़ी के नीचे थी, तो पहाड़ी के ऊपर हमने कैंप बनाया हुआ था, वहां पे थी हमारी बैचिंग प्लांट साइड का। तो बैचिंग प्लांट से मिलर आया, ठीक है, कंक्रीट को लेके हम मिलर से कंक्रीट को निकाल के पंप में डालते थे, पंप को ऑन करते थे, फिर पंप क्या करता था, इस कंक्रीट को इस सेक्शन के द्वारा, पाइप के द्वारा पंपिंग करता था। लेकिन देखो भाई हुआ क्या, वहां पे कंपनी वाले इतने चोर थे, उन्होंने सीमेंट कंटेंट को, सीमेंट बचाने के लिए, आपको मालूम है कंपनी चोरी करता है, सीमेंट कंटेंट कम कर दिया, जो बैच बन के आई, जो भी मिक्सिंग होके आया उसमें सीमेंट कंटेंट को कम कर दिया। अब उस कारण से क्या हो रहा था, जो भी वो कंक्रीट आ रही थी उसकी तो स्लम्प वगैरह कुछ आ ही नहीं रही थी, हम तो चेक करते ही नहीं थे, ठीक है, हम क्या करेंगे जब हो ही रहा है ऐसा, है ना, तो सीमेंट कंटेंट कंपनी ने कम कर दिया। सोचना बात, अब क्या हो रहा था, प्रॉब्लम रियल लाइफ का बताता हूँ, ये पाइप ना बार बार चोक हो जाती थी, मतलब पाइप बार बार ब्लॉक हो जाता था, जाम हो जाता था। अब ये बार बार पाइप ब्लॉक होने के कारण क्या होता था, हम लोगों को ये जो पाइप होता है ना पंपिंग का, अगर आप लोग काम किए होंगे तो आपको मालूम होगा, ये जो पंपिंग वाला पाइप होता है ये ऐसा होता है, ये अलग अलग पीसेस में आते हैं, मतलब ये जॉइंट्स होते हैं यहाँ पे, है ना, यहाँ से फिर जॉइंट, मान लो किसी भी सेक्शन पे कहीं पर भी चोक हो गया तो फिर से सारा का सारा जॉइंट, सारा का सारा सेक्शन सब खोलना पड़ता है, खोलने के बाद उस सेक्शन को साफ करके धो के फिर से लगाना पड़ता है, मतलब पूरा फिटिंग फिर से करना पड़ता है। तो इसमें कम से कम आधे से 1 घंटा जाता है, 1 आवर तो गया मान लो, अगर ऐसा कंडीशन आ गया तो, एक बार पाइप आपका चोक हो गया तो 1 घंटा गया, कंक्रीटिंग का वेस्ट हो गया 1 घंटा टाइम ऐसा। और उस 1 घंटे के दौरान मान लो आपका मिलर भी खड़ा है 1 घंटा, ठीक है, ओके, मिलर भी 1 घंटा खड़ा है, तो उसकी वर्केबिलिटी भी धीरे धीरे रिड्यूस होते चलेगी विद टाइम। तो ऐसा कंडीशन होता था, ये कंडीशन बस एक कारण से हो रही थी कि सीमेंट का कंटेंट बहुत कम कर दिया। अब ये ऐसा क्यों हो गया, तो देखो भाई कंक्रीट में एग्रीगेट वगैरह है, सब कुछ है ना, एग्रीगेट वगैरह, फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट, सब कुछ है। सीमेंट कंटेंट का क्या काम है, सीमेंट कंटेंट अगर सफिशिएंट है, रिच मिक्स है, मतलब सीमेंट कंटेंट जितना आपको डिजाइन किया गया वो डिजाइन मिक्स एकदम वर्केबिलिटी वगैरह सब चीजों को जज करके डिजाइन किया जाता है, तो रिच मिक्स उसे कहते हैं जिसमें सीमेंट कंटेंट अधिक होती है। तो अगर सीमेंट कंटेंट अधिक है तो आपका सीमेंट क्या पानी के साथ मिला के बढ़िया सीमेंट पेस्ट बनाएगा, सीमेंट का पेस्ट बनाएगा, समझिए बात को, कॉन्सेप्ट यही है, ओके, सीमेंट का पेस्ट बनाएगा। तो ये जो आपका सीमेंट का पेस्ट बनेगा ये क्या करेगा, जो भी एग्रीगेट्स हैं, ठीक है, जो भी एग्रीगेट्स हैं इसके चारों बगल ये सीमेंट पेस्ट क्या होगा, ये हो जाएगा, मतलब चिपक जाएगा। अब ये सीमेंट पेस्ट जब हर एक एग्रीगेट के चारों बगल चिपक गए, सोचिए कि जैसे कि ऐसा हो रहा है ना, आप 2 बॉल ले रहे हैं, उसके ऊपर बढ़िया से आप ग्रीस लगा दे रहे हो, उसी तरह का यहाँ पे कुछ है, एग्रीगेट के ऊपर ये सीमेंट ग्रीस जैसा काम करता है।
लुब्रिकेट करता है उसको अच्छे से सीमेंट पेस्ट। जब ये लुब्रिकेट कर देगा तो एक एग्रीगेट के ऊपर दूसरा एग्रीगेट आराम से स्लाइड कर पाएगा, मूव कर पाएगा, है ना। अगर मान लो सीमेंट कंटेंट कम होगा तो ये पेस्ट कम बनेगा, तो एग्रीगेट के ऊपर कम पेस्ट चिपकेंगे, कहीं पे चिपकेंगे कहीं पे नहीं चिपकेंगे। तो ऐसे केसेस में एक दूसरे के ऊपर एग्रीगेट जब मूव करेगा आराम से कर पाएगा नहीं, उनका सरफेस फ्रिक्शन काम में आने लगेगा, तो उसके कारण फ्रिक्शनल लॉस ज़्यादा होगा, तो एक दूसरे के ऊपर एग्रीगेट अच्छे से मूव नहीं कर पाएंगे। इमेजिन करते चलिए, ये जरूरी है, समझो बात को। तो अगर मूव नहीं कर पा रहे तो ऐसे कंडीशंस में देखिए, तो मान लीजिए सीमेंट पेस्ट कम है और ये पंपिंग के द्वारा आपको पंप करना है। पंपिंग के लिए बहुत हाई स्लम्प वैल्यू चाहिए, मतलब वर्केबिलिटी बहुत हाई चाहिए, लगभग 120 होता है। ट्रीमी पाइप पंप कंक्रीटिंग आपने नाम सुना होगा, उसमें पढ़ा होगा। तो ओके, तो अगर ये अच्छे से स्लाइड नहीं कर पा रहे सीमेंट पेस्ट कम होने के कारण, तो ये पंपिंग के अंदर, पाइप के अंदर क्या ये स्लाइड कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे कंडीशंस में क्या होता है, जाम हो जाता है आपका पाइप, समझ गए। लेकिन अगर सीमेंट पेस्ट एडिक्वेट है, अकॉर्डिंग टू मिक्स डिजाइन है, तो कोई बात नहीं, बढ़िया फ्लो होता है। पूरा का पूरा जो मिक्सचर है, ये ट्रांजिस्ट मिक्सचर टीएम जो भी आती है, वो 5 से 5 to 10 मिनट्स के अंदर खाली होकर निकल जाती है, समझे। ओके, तो सीमेंट पेस्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये लुब्रिकेशन इफेक्ट डालती है। ओके, और सीमेंट पेस्ट आपका अगर ज्यादा होगा तो और सीमेंट पेस्ट आपका ज्यादा कम होगा जब आपका सीमेंट कंटेंट ज्यादा होगा, तो ऐसे कंडीशंस में वर्केबिलिटी आपकी इंप्रूव होगी। तो इसका आंसर होगा मोर सीमेंट। अब चलिए अदर ऑप्शंस जो यहाँ पे दिए हैं उस पर जरा एक बार ये कर लेते हैं। देखिए, मोर फाइन एग्रीगेट और फाइननेस ऑफ कोर्स एग्रीगेट। देखिए इसमें क्या है, वही जो अभी फ्रिक्शन लॉस वाला मैंने कॉन्सेप्ट आपको बताया, वही चीज यहाँ पे अप्लाई करते हुए आपको मिलेगी। फाइन जो होता है फॉर ए कांस्टेंट वॉल्यूम, मान लो एक कांस्टेंट वॉल्यूम है। अब इस केस में आप ये जानते हो कि अगर आप कंपेयर करोगे कोर्स एग्रीगेट और फाइन, मतलब बड़े बड़े एग्रीगेट और बहुत फाइन एग्रीगेट के बीच में, फॉर ए कांस्टेंट वॉल्यूम सरफेस एरिया किसका ज्यादा? फाइन वालों के ज्यादा, ठीक है। फॉर फाइन वाले का ज्यादा सरफेस एरिया, कोर्स वाले का कम। तो फाइन वाले केस में फ्रिक्शन ज्यादा मिलेगा आपको, लेकिन कोर्स वाले केस में चूंकि सरफेस एरिया कम है तो फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस कम मिलेगी, तो अच्छे से फ्लो कर पाएगी, समझ रहे हैं। तो फाइननेस ऑफ कोर्स एग्रीगेट नहीं, अगर कोर्स एग्रीगेट को जितना छोटा है उससे और छोटा कर दिए तो फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा। मोर फाइन कोर्स एग्रीगेट बिल्कुल नहीं, फाइन का तो हम यहाँ पे बात ही नहीं करेंगे, छोटा छोटा एग्रीगेट का बात ही नहीं करेंगे। मोर सैंड नहीं, ठीक है, क्यों, ये भी तो फाइन ही है। तो मेन आपका जो बेसिक कंटेंट होता है वो होता है मोर सीमेंट। और भी ऐसे फैक्टर होते हैं जिसको यूज करके आप वर्केबिलिटी को इंप्रूव कर सकते हो, जैसे वाटर सीमेंट रेशियो, ठीक है। एक अच्छा वर्केबल कंक्रीट के लिए वाटर सीमेंट रेशियो का जो रेंज देखा गया है, वाटर बाई सीमेंट रेशियो का, वो देखा गया 0.45 से लेके 0.60 के बीच में। इस रेंज में अगर वाटर सीमेंट रेशियो रहता है तो डिजायरेबल वर्केबिलिटी भी मिलती है आपको, ठीक है। लेकिन अगर वाटर सीमेंट रेशियो आप ज्यादा बढ़ाओगे तो फिर प्रॉब्लम होने लगते हैं। प्रॉब्लम जैसे कि ब्लीडिंग एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, सेग्रीगेशन वगैरह का प्रॉब्लम होने लगता है ना। ब्लीडिंग मतलब सरफेस पे आपका पानी आने लगेगा, जिस कारण से क्या होता है अल्टीमेटली कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट रेड्यूसेस, है ना। तो आपको स्ट्रेंथ अगर नहीं मिलेगा तो फिर वर्केबिलिटी मेंटेन करने का कोई मतलब नहीं हुआ। वाटर सीमेंट रेशियो बढ़ाओगे, नो डाउट वर्केबिलिटी बढ़ रहा है, मतलब फ्लो बढ़िया से हो रहा है ना, फ्लो बढ़िया से हो रहा है, लेकिन अल्टीमेटली इसमें डिमेरिट्स आते हैं ड्यू टू इंक्रीजिंग वाटर सीमेंट रेशियो। सेग्रीगेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, समझ गए। फिर अब सेग्रीगेशन का प्रॉब्लम देखिए, अगर वाटर सीमेंट रेशियो भी ज्यादा है और सीमेंट पेस्ट भी कम डाल दिया है तो सेग्रीगेशन होगा ही होगा, ब्लीडिंग होगा ही होगा। ओके, तो ये सारा प्रॉब्लम होता है। अब देखिए ये जो वर्केबिलिटी है, सुनते रहो, ये सीमेंट का फाइननेस के ऊपर भी डिपेंड करता है। मैंने एक चीज बताया था, अगर फाइन सीमेंट है तो जैसे कि अभी सरफेस एरिया उसका इंक्रीज हो गया, सो सरफेस एरिया इंक्रीज हो गया तो पूरे फाइन सीमेंट को अच्छे से लुब्रिकेट करने के लिए, भिगाने के लिए, सीमेंट पेस्ट बनाने के लिए, टू अटेन द सेम वर्केबिलिटी, फॉर अटेन द सेम डिजायरेबल वर्केबिलिटी जो हमको चाहिए, अगर हम फाइन सीमेंट यूज करेंगे तो हमको वाटर कंटेंट बढ़ानी होगी फिर, समझ गए। तो फॉर फाइन सीमेंट बाय इंक्रीजिंग वाटर कंटेंट, ओके, वी कैन इंक्रीज द वर्केबिलिटी। ओके, ये चीज होती है।
अभी देखिए एग्रीगेट साइज के ऊपर मैंने एक बात आपको बताया था, सुनो भाई, बात सुनो, अच्छे से सुनो, सब कुछ अब यहाँ पे डिस्कशन हो ही रहा है तो सुनते रहिए। एग्रीगेट साइज के ऊपर मैंने आपको एक बात बताया था कि एग्रीगेट साइज ज़्यादा तो फ्रिक्शन ज़्यादा, क्योंकि सॉरी एग्रीगेट साइज कम तो फ्रिक्शन ज़्यादा, क्योंकि सरफेस एरिया आपका हो जा रहा है ज़्यादा। एग्रीगेट साइज कम तो फ्रिक्शन ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि सरफेस एरिया हो जा रहा है कम। तो ऐसे केसेस में अगर मान लो हमको किसी केस में स्मॉल एग्रीगेट्स को यूज़ करना ही करना है, तो ऐसे केसेस में हम वर्केबिलिटी को कैसे इनहांस कर सकते हैं, ये मेरा सवाल है। तो देखिए ऐसे हमको तो पता है, हमको सीमेंट पेस्ट मेरा सबसे बढ़िया काम करता है वर्केबिलिटी को इनहांस करने में, क्योंकि वो एग्रीगेट के सरफेस के ऊपर सीमेंट पेस्ट पूरे अच्छे से कवर होना चाहिए। तो अगर सरफेस एरिया हो गया ज़्यादा इन केस ऑफ फाइन एग्रीगेट, क्या वो सीमेंट कंटेंट को भी इंक्रीज कर देगा, वो ज़्यादा सीमेंट डिमांड करेगा, है ना। तो ऐसे केसेस में हमको सीमेंट कंजम्पशन ज़्यादा हो जाती है, सीमेंट हमको ज़्यादा देना पड़ेगा ताकि आपको सीमेंट पेस्ट एडिक्वेटली मिले, ताकि जितने भी एग्रीगेट्स हैं उसके सारे सरफेस के ऊपर अच्छे से लुब्रिकेशन हो जाए बाय सीमेंट पेस्ट, ताकि मोबिलिटी ऑफ एग्रीगेट रेस्ट्रिक्ट ना हो, अच्छे से एग्रीगेट एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर पाए, मूव कर पाए, है ना। तो जब ये स्लाइड मूव कर पाएंगे तब अच्छे से आप कंपैक्शन कर पाएंगे, अचीव कर पाएंगे। समझ रहे बात को। अब देखिए एग्रीगेट का शेप के ऊपर भी ये सब चीज़ डिपेंड करता है। मान लीजिए एग्रीगेट है आपका मतलब एंगुलर, फ्लेकी, ये सब एग्रीगेट, तो इन सब एग्रीगेट के केस में वर्केबिलिटी वैसे भी कम हो जाती है। रफली राउंड एग्रीगेट होता है, राउंड शेप का, गोल गोल रफली, तो वो उन एग्रीगेट को यूज करके हमको अच्छा इंटरलॉकिंग भी मिलता है, वर्केबिलिटी भी मिलता है, सब कुछ स्ट्रेंथ वगैरह भी मिलता है ना। तो राउंड एग्रीगेट्स, ओके, राउंड एग्रीगेट्स। अब प्रैक्टिकली अगर राउंड एग्रीगेट यूज करेंगे तो उस केस में इंटरलॉकिंग अगर मतलब कंप्लीटली राउंड है, एकदम कंप्लीट गोल, सोचो कि जो बॉल एंड बियरिंग यूज करते हो वैसा, तो वैसा यूज नहीं करना है, रफली राउंड होता है वो। आप देखोगे गिट्टी अगर साइड पे काम किए हुए हैं तो इस तरह से रफली राउंड होता है, ठीक है। और तो और राउंड एग्रीगेट के केस में बेसिकली ये सब क्यों हो रही है, क्योंकि आपको सरफेस एरिया कम मिल रहा है। आपको मालूम है सरफेस एरिया मिनिमम होती है व्हेन कोई भी बॉडी स्फेरिकल होने का कोशिश करता है, तो राउंड लगभग स्फेरिकल हो रहा है कि नहीं, सोचो, मतलब उतना थ्योरेटिकली कंप्लीटली नहीं है लेकिन लगभग उस जैसा हो रहा है कि नहीं, ठीक है। लेकिन फ्लेकी, एंगुलर, इन सब चीज़ों के बारे में सोचिए, इन सब केसेस में आपको सरफेस एरिया ज़्यादा मिलेगा। तो इरेगुलर शेप ऑफ एग्रीगेट जो भी होंगे ऐसे केसेस में आपको वर्केबिलिटी हमेशा कम मिलेगी, हमेशा, ठीक है। और ये एक बहुत बड़ा रीज़न है जिस कारण से हम नदी की बालू को यूज़ करते हैं, ठीक है, कंक्रीट में। क्यों यूज़ करते हैं नदी के बालू को, वो उसका जो शेप होता है ना गोल गोल होता है, नियरली राउंड। देखिएगा अगर साइज ऑफ एग्रीगेट के ऊपर अल्टीमेट कमेंट करूं तो हम ऐसा कह सकते हैं कि अगर लोअर साइज ऑफ एग्रीगेट है उसको यूज़ करके हम कंक्रीट बनाएंगे और सीमेंट कंटेंट हम इंक्रीज नहीं कर रहे हैं, है ना, और वाटर कंटेंट को भी उतना इंक्रीज नहीं कर रहे हैं, मतलब फॉर सेम वाटर कंटेंट हम देख रहे हैं, यहाँ पे वाटर कंटेंट फिक्स कर रहे हैं, सीमेंट कंटेंट फिक्स कर रहे हैं, वगैरह वगैरह। मतलब कुछ चीज़ को तो फिक्स करके आप कंपेयर करना होगा ना, ठीक है। तो बाकी सब चीज़ फिक्स कर दो और उसके रेस्पेक्ट में कंपैरिजन होता है। तो बाकी सब चीज़ों को फिक्स कर दिया है, फिर हम साइज को देख रहे हैं एग्रीगेट का। तो हमें ये मालूम होती है अगर मेरा लोअर साइज ऑफ एग्रीगेट है तो उसमें सीमेंट कंटेंट भी हमने कम डाल दिया तो सीमेंट पेस्ट कम होगा, क्योंकि और सीमेंट पेस्ट कम होगा तो पूरा सरफेस एरिया को वो अच्छे से लुब्रिकेट नहीं कर पाएगा, तो अल्टीमेटली उसका वर्केबिलिटी जो होगा ना वो कम हो जाएगा, उस तरह का कंक्रीट का वर्केबिलिटी कम हो जाएगा एज कंपेयर टू लार्जर साइज एग्रीगेट्स, ठीक है। एक चीज और होता है एग्रीगेट से जुड़ी हुई बात, देखिए सब कुछ सुनिए, अच्छे से सुनिए। ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट, ग्रेडिंग, वेल ग्रेडेड एग्रीगेट अगर हम यूज करते हैं तो वेल ग्रेडेड कहने का मतलब है हर एक साइज के, छोटे बड़े सब हर एक तरह के एग्रीगेट्स हैं। तो ऐसे केसेस में जो वॉल्यूम होगा ना, सॉरी वॉल्यूम ऑफ वॉइड जो होगा वो काफ़ी कम होगा, क्योंकि जो बड़े एग्रीगेट्स में वॉइड होंगे उसको छोटे छोटे एग्रीगेट फिल कर देंगे, जो उसमें भी वॉइड होंगे उससे छोटे वाले फिल कर देंगे, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे हर एक डिफरेंट साइज का एग्रीगेट है। तो मान लो सारे एग्रीगेट्स अगर कंसिडर करते हैं तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ वॉइड जो है ये काफ़ी कम मिल रहा है, और सीमेंट पेस्ट वगैरह आपके पास ज़्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल है। मतलब अगर कोई भी आप डिज़ाइन कर रहे हो, एक पर्टिकुलर कंक्रीट डिज़ाइन कर रहे हो, तो उसमें मान लो वॉल्यूम ऑफ वॉइड जो है फॉर सेम सीमेंट कंटेंट, मान लीजिए किसी केस में कोई कंक्रीट में वॉल्यूम ऑफ वॉइड इन एग्रीगेट जो वो ज़्यादा है और किसी केस में वॉल्यूम ऑफ वॉइड इन एग्रीगेट कम है,
तो जिस केस में वॉल्यूम ऑफ वॉइड इन एग्रीगेट ज़्यादा है, सोचना उसमें सीमेंट पेस्ट का भी ज़्यादा यूज़ हो जाएगा टू फिल दी कंप्लीट वॉइड, है ना। वहाँ पे वॉइड फिल करने में सीमेंट पेस्ट यूज़ करेगा, मतलब उसका यूज़ होगा। लेकिन जहाँ पे वॉइड कम है तो वॉइड में कम सीमेंट कंटेंट यूज होगी और बाकी का सीमेंट पेस्ट का जो कंटेंट है वो कहाँ पे यूज होगा, इन लुब्रिकेटिंग द सरफेस ऑफ द एग्रीगेट्स, समझिए। तो ऐसे केसेस में क्या होगा, फिर आपकी वर्केबिलिटी इनहेंस हो जाएगी, कंपैक्शन भी इजीली कर पाओगे। कंपैक्शन एनर्जी जो आपको लगानी होगी वो कम लगानी पड़ती है ऐसे केसेस में। सो एग्रीगेट का ग्रेडिंग प्रॉपर होना चाहिए, वेल ग्रेडेड एग्रीगेट होना चाहिए। और अगर आपका एग्रीगेट वेल ग्रेडेड है, ठीक है, तो भी आपको अच्छी वर्केबिलिटी मिलेगी। कब, जब आपका वाटर कंटेंट कम भी होगा तो भी आपको अच्छी वर्केबिलिटी मिलेगी, समझ गए। अगर लेकिन बशर्ते यही कंडीशन है कि आपका एग्रीगेट जो है वो वेल ग्रेडेड होना चाहिए। एग्रीगेट का और एक चीज है जो वर्केबिलिटी को इफेक्ट करता है, जैसे कि उसका सरफेस का टेक्सचर। अगर सरफेस ज़्यादा रफ है तो अगेन वही हेड लॉस ज़्यादा, फ्रिक्शनल हेड लॉस ज़्यादा, है ना। तो ऐसे केसेस में वो उनका स्लाइडिंग प्रॉपरली हो नहीं पाएगा, ठीक है। तो सरफेस जो है एग्रीगेट का वो स्मूथ होना चाहिए। तो ऐसे केसेस में आपको हाई वर्केबल कंक्रीट मिलेगा फॉर स्मूथ टेक्सचर्ड सरफेसेस, ठीक है। एडमिक्सचर को भी हम यूटिलाइज करके वर्केबिलिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। देखिए अब कुछ मटेरियल्स में बोलता हूँ। फ्लाई ऐश, फ्लाई ऐश क्या करता है, ये वर्केबिलिटी को इम्प्रूव करती है। कैसे, देखो जो हमने अभी वॉइड वाला कॉन्सेप्ट बताया इन केस ऑफ ग्रेडिंग, ठीक है, तो फ्लाई ऐश बहुत फाइन होती है। तो ये क्या करता है ना, वॉइड्स को फिल करने में काम करता है और कंक्रीट को डेंस बनाती है। तो अगर फ्लाई ऐश वॉइड को फिल कर दिया, जो भी वॉइड्स हैं मैक्सिमम थोड़ा वॉइड्स फ्लाई ऐश ऑक्यूपाई कर लेता है, तो ऐसे कंडीशंस में सीमेंट पेस्ट जो है वो लुब्रिकेशन के लिए अधिक मात्रा में अवेलेबल होता है, समझ गए। तो अल्टीमेटली ये वर्केबिलिटी को इम्प्रूव करता है। क्या, फ्लाई ऐश। आप बोलोगे आखिर हम लोग इतना सारा एक ही क्वेश्चन पे क्यों डिस्कशन कर रहे हैं। देखिए उसका रीजन ये है ना, हमारा ऑब्जेक्टिव मैंने पहले ही आपको क्लियर कर दिया है, क्वेश्चन का ऑप्शन बताना नहीं है ना। जो मैक्सिमम पॉसिबल क्वेश्चन हो सकते थे एक ही क्वेश्चन में हम इतना डिस्कस कर ले ताकि आने वाले क्वेश्चंस को भी हम अच्छे से सॉल्व कर पाए, समझ गए। मतलब कॉन्सेप्ट, हमारा लॉजिक उसके पीछे का मैक्सिमम क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अब और एक चीज होती है, देखिए अगर कंक्रीट में आप कभी कभी आपसे पूछेंगे, अगर आप स्टील या फिर सिंथेटिक फाइबर का यूज कर लेते हो, ठीक है, स्टील वगैरह या फिर सिंथेटिक फाइबर का यूज कर लेते हैं, तो ऐसे केसेस में क्या होता है, ये जो है सीमेंट का ल्यूब्रिकेटिंग इफेक्ट को कम कर देता है ना। तो आपको मालूम है ल्यूब्रिकेटिंग इफेक्ट कम हुआ सीमेंट का तो वर्केबिलिटी हो जाएगा कम, ठीक है। तो स्टील या फिर सिंथेटिक फाइबर को यूज करने से वर्केबिलिटी हो जाएगी आपकी कम। चलिए इसी के साथ इस क्वेश्चन को अभी यहाँ पे समाप्त करते हैं, और कहीं वर्केबिलिटी पे क्वेश्चन आएगा तो और थोड़ा डिस्कशन करेंगे। तो इन सब चीज़ों को सुनते रहेंगे तो आपको इस तरह के क्वेश्चंस में कंफ्यूजन कभी नहीं होगा, ठीक है। क्वेश्चन को पढ़िए। स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इंक्रीजेस विथ, यहाँ पे ऑप्शन क्या है, इंक्रीज इन वाटर सीमेंट रेशियो, डिक्रीज इन वाटर सीमेंट रेशियो, डिक्रीज इन साइज ऑफ एग्रीगेट, डिक्रीज इन क्यूरिंग टाइम। एक एक ऑप्शन को देखते हैं। इंक्रीज इन वाटर सीमेंट रेशियो, देखिए वाटर सीमेंट रेशियो आप बढ़ाएंगे तो फ्लूइडिटी बढ़ेगा, मतलब वर्केबिलिटी बढ़ेगी, लेकिन एट द सेम टाइम स्ट्रेंथ आपकी डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि ऐसे केसेस में सेग्रीगेशंस का, ब्लीडिंग का, ये सब होने का चांसेस हो जाता है, जो कि अल्टीमेटली स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट को डिक्रीज करता है। सेकेंड, तो ये ऑप्शन होगा नहीं। डिक्रीज इन वाटर सीमेंट रेशियो, ये ऑप्शन हमको सही लग रहा है, तो इसको अभी अंडर मार्क रखते हैं, क्योंकि वाटर सीमेंट रेशियो अगर कम है तो स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट आपको अधिक मिलती है, समझ गए। क्योंकि जो प्रॉब्लम मैंने पहले बताया वो प्रॉब्लम नहीं होगा। डिक्रीज इन साइज ऑफ एग्रीगेट, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग फैक्टर है, इसको भी अभी साइड में रखता हूँ, डिस्कस करता हूँ। फोर्थ पॉइंट, डिक्रीज इन क्यूरिंग टाइम, बिल्कुल गलत। अरे क्यूरिंग आप जितना ज्यादा करोगे उतना ज्यादा स्ट्रेंथ अचीव होगा, समझो बात को, ठीक है। क्यूरिंग का कॉन्सेप्ट यही था ना, जितना ज्यादा हम क्यूरिंग करेंगे उतना अच्छे से स्ट्रेंथ इंप्रूव होगा, ठीक है। आप क्यूरिंग अच्छे से नहीं करोगे तो आपका स्ट्रेंथ अचीव नहीं होगा, क्योंकि कंक्रीट हो जाता है ड्राई, है ना। इसलिए
आपको कम से कम जब भी कास्टिंग वगैरह होता है उसके 7 दिन तक लगातार आपको कंटिन्यूसली उसको क्यूरिंग करता रहना पड़ेगा। मिनिमम, ये तो मिनिमम है, कंटिन्यूसली 7 दिन तक आपको करती रहनी पड़ेगी। अच्छे से अगर आप क्यूरिंग करते हो तो इससे आपका स्ट्रेंथ तो डेवलप होता है और वो जो स्ट्रक्चर जो भी बनता है, जो भी सेक्शन है, वो ड्यूरेबल भी होती है। ठीक है, तो ये क्यूरिंग टाइम में डिक्रीज वाली फैक्टर भी तो गलत है। अभी बात करते हैं डिक्रीज इन साइज ऑफ एग्रीगेट। ये एक इंटरेस्टिंग फैक्टर है माय डियर, इसको जरा सुनिए। साइज ऑफ एग्रीगेट, ये बेसिकली ये डिपेंड करता है 2 तरह के मिक्सेस के ऊपर। एक को मैं बोलूँगा रिच मिक्स, ठीक है, दूसरे को मैं बोलूँगा लीन मिक्स। अब ये रिच या फिर लीन किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है? रिच मतलब यही समझना इसमें सीमेंट ज़्यादा है, सीमेंट है ज़्यादा, और लीन मतलब ये है कि इसमें सीमेंट है कम। समझो बात को। तो मैंने अभी अभी एक कॉन्सेप्ट आपको डिस्कस किया था वर्केबिलिटी का, ठीक है, तो उसमें मैंने ये बताया था कि सीमेंट पेस्ट का यही काम होता है कि अच्छे से ल्यूब्रिकेट करे, और कंक्रीट आपका वर्केबल होगा बढ़िया से तो अच्छे से कॉम्पैक्शन हो पाएगी उसकी, तो स्ट्रेंथ भी आपको अल्टीमेटली ज़्यादा मिलेगी। तो समझना, बात को समझना कि अगर आपका रिच मिक्स है तो रिच मिक्स में अगर आप साइज ऑफ एग्रीगेट को कम करते हो, एग्रीगेट का साइज को अगर कम करते हो, तो भी इतना ज़्यादा सीमेंट पेस्ट तो अवेलेबल है ही, क्योंकि सीमेंट कंटेंट यहाँ ज़्यादा है कि आपका जो भी एग्रीगेट्स का साइज अपने मिक्स, क्योंकि यहाँ पे देखिए एग्रीगेट का साइज रिड्यूस करेंगे तो सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, तो सरफेस एरिया अगर बढ़ जाएगा तो रिच मिक्स के केस में इतना ज़्यादा सीमेंट कंटेंट तो है ही कि अच्छे से वो सारे सरफेसेस को ल्यूब्रिकेट कर पाए। तो रिच मिक्स के केस में अगर साइज ऑफ एग्रीगेट को अगर आप कम भी करते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और आपको उल्टा स्ट्रेंथ ज़्यादा थोड़ा इंक्रीज होता हुआ मिलता है। ठीक है, इन केस ऑफ रिच मिक्स। लेकिन लीन मिक्स जिसमें सीमेंट कंटेंट कम है ना, ऐसे केसेस में साइज ऑफ एग्रीगेट अगर आप कम कर दोगे, है ना, तो वर्केबिलिटी बहुत कम हो जाएगी, और वर्केबिलिटी जैसे कम हो गई तो जो पाइप वाला मैंने एग्जांपल दिया था वो लीन मिक्स का एग्जांपल है, पंपिंग वगैरह कुछ नहीं हो रहा, वर्केबिलिटी नहीं, तो उसका क्या स्ट्रेंथ मिलेगा? ठीक है, जो डिजायरेबल स्ट्रेंथ है वो नहीं मिलता है। तो फॉर लीन मिक्स एग्रीगेट साइज अगर आप बड़ा रखोगे, ठीक है, लार्ज एग्रीगेट साइज, लार्ज, तो आपको स्ट्रेंथ ज़्यादा मिलेगा। तो ये वाला जो लॉजिक है डिक्रीज इन साइज ऑफ एग्रीगेट, ये लॉजिक इस वाले स्टेटमेंट को सपोर्ट नहीं करता, क्योंकि यहाँ पे ये नहीं बताया गया कि ये जो कंक्रीट है रिच मिक्स है या लीन मिक्स है, बस यही लॉजिक है। तो ये ऑप्शन भी होगा नहीं, बस एक ऑप्शन सही यहाँ पे लगेगा, डिक्रीज इन वाटर सीमेंट रेशियो। तो वाटर सीमेंट रेशियो को कम करते हैं माय डियर, ओके, तो ऐसे केसेस में स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट आपकी इंक्रीज होगी। नाउ किसी किसी एग्जाम में इसी क्वेश्चन को और एक तरह से घुमा के पूछा है, इसमें और एक दो ऑप्शन और चेंज कर दिए हैं। चेंज कर देने का मतलब कहीं पर पूछ दिया इंक्रीज इन फाइननेस ऑफ सीमेंट, ठीक है, ये वाटर सीमेंट रेशियो, डिक्रीज इन वाटर सीमेंट रेशियो को हटा के इसके जगह पे इंक्रीज इन फाइननेस ऑफ सीमेंट को दे दिया गया। ये क्वेश्चन आया था इसरो में जो मैं अभी बात कर रहा हूँ, ठीक है, ये तो जेई का क्वेश्चन है, अपना एसएससी जेई का, लेकिन मैं जो अभी क्वेश्चन का बात कर रहा हूँ कि फाइननेस ऑफ सीमेंट बेस्ड, तो इसमें देखिए फाइननेस ऑफ सीमेंट को इंक्रीज करने के कारण स्ट्रेंथ कैसे इंक्रीज होगा? फाइननेस क्या करता है? वो रेट ऑफ हाइड्रेशन को इफेक्ट करता है, ठीक है, मतलब रेट ऑफ हाइड्रेशन, अगर फाइन सीमेंट के केस में आपने देखा रेट ऑफ हाइड्रेशन इंक्रीज हो जाती है, तो रेट ऑफ हाइड्रेशन जब इंक्रीज होती है तो स्ट्रेंथ भी आपको ज़्यादा मिलती है, और हाई हीट ऑफ हाइड्रेशन भी जो है उसका भी जनरेशन ज़्यादा होता है, ठीक है। और देखिए फाइननेस ऑफ सीमेंट अगर इंक्रीज होती है तो सरफेस एरिया हमको ज़्यादा मिलता है, सीमेंट का सरफेस एरिया ज़्यादा मिलता है, सीमेंट का भी सीमेंट पेस्ट का भी सरफेस एरिया ज़्यादा मिलता है, तो इस कारण से वो लुब्रिकेशन इफेक्ट जो है वो अच्छे से कर पाता है, और वॉइड्स में भी अच्छे से फिलअप करके एक डेंस मास बनाती है वो, समझे। तो इसलिए अगर फाइननेस ऑफ सीमेंट अगर हम इंक्रीज करेंगे तो ऐसे कंडीशंस में हमारा स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इंक्रीज होता हुआ नजर आएगा। बस यही एक सिंपल सी लॉजिक है। तो फाइननेस ऑफ सीमेंट वाला भी क्वेश्चन आ चुका है, वो इसरो में आया था, और वो क्वेश्चन आया था इसरो में, इसरो साइंटिस्ट वाले में 2015 में, ठीक है। डेंसिटी ऑफ कंक्रीट, ओके, increases with decrease in the size of aggregate, independent of the size of aggregate, increases with increase in the size of aggregate, all options are correct।
अरे सिंपल सी बात है, देखो एक यूनिट वॉल्यूम का कंक्रीट बनाना है तो इसमें जो वॉइड होंगे, ठीक है, वॉइड्स को आप अगर अच्छे से फिल कर दोगे, ये वॉइड ही तो होंगे जिसका डेंसिटी कैसे निकालते हैं, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये जो वॉइड होंगे, जो खाली स्पेस है, ये अगर ज़्यादा रहेंगे तो इस कारण से मास आपकी कम होगी तो यूनिट वॉल्यूम डेंसिटी कम हो जाएगी। सो वॉइड आपको भरनी है ना, तो छोटे छोटे वॉइड्स होंगे उसको भी भरनी है। तो एग्रीगेट का साइज अगर डिक्रीज होगा तो उन वॉइड्स को भी ये कुछ परसेंटेज फिल कर सकता है ना। तो अगर आप ऐसे एग्रीगेट्स का साइज इंक्रीज करते हो जो कि साइज में छोटे हैं, जैसे कि हम फाइन मतलब डेंसिटी को इंक्रीज करने के लिए फ्लाई एश वगैरह को यूज़ करते हैं, तो वो बहुत फाइन होने के कारण इन वॉइड्स को फिल करके मास दे पाता है ना, वजन बढ़ा पाती है। तो इसलिए मास पर यूनिट वॉल्यूम इंक्रीज होती है, डेंसिटी इंक्रीज होती है। तो इंडिपेंडेंट ऑफ साइज ऑफ एग्रीगेट ये सही नहीं है। इंक्रीज इन साइज ऑफ एग्रीगेट ये सही नहीं है, क्योंकि ऐसे केसेस में वॉइड्स आपको ज़्यादा मिल जाएगा फिर, है ना, तो मास अल्टीमेटली वो कम कर देगा। ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट, नहीं ऐसा भी नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर 1। इस वाले क्वेश्चन को पढ़िए, ये देखिए जेई का क्वेश्चन है। अभी इसरो वाले जेई का क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा कॉपी करते हैं। अगर आप एसएससी जेई पे क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं और इसरो का एग्जामिनेशन है तो डेफिनेटली आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, तो सॉल्व करके जाना पड़ेगा, ठीक है। वर्केबिलिटी ऑफ कॉन्क्रीट मिक्स विथ लो वाटर सीमेंट रेशियो इज डिटरमाइंड बाई कैसा कैसा कैसा। तो देखो वर्केबिलिटी निकालने का टेस्ट इसमें कौन कौन सा है, फ्लेक्सर स्ट्रेंथ टेस्ट है क्या, वो तो ऐसे ही खत्म हो गया। टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट बिल्कुल खत्म हो गया। 2 टेस्ट यहाँ पे बचे हैं वर्केबिलिटी निकालने के लिए, एक है स्लम्प टेस्ट, दूसरा है कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट। यहाँ पे स्पेशली पूछा है फॉर लो वाटर सीमेंट रेशियो। तो देखिए लो वाटर सीमेंट रेशियो होने के कारण वर्केबिलिटी होती है कम, वर्केबिलिटी होती है कम, ठीक है। अगर वाटर सीमेंट रेशियो थोड़ा ज़्यादा तो वर्केबिलिटी होगा ज़्यादा। तो ऐसे कम वर्केबिलिटी के लिए आप देखिए ये जो टेस्ट है कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट, वो ज़्यादा सुटेबल रहता है, ठीक है। इट इज़ स्पेशली फॉर लो वर्केबल कंक्रीट, ठीक है। कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट इज स्पेशली फॉर लो वर्केबल कंक्रीट, ये बात को ध्यान रखिएगा। जो स्लम्प टेस्ट है ये आपका लो टू हाई दोनों के लिए है, समझ गए। ये मतलब एक जनरल टेस्ट है, और स्लम्प हम फील्ड में भी करते हैं। इट इज फील्ड टेस्टिंग, डायरेक्ट फील्ड में इसका हम स्लम्प कोन को यूज करके हम स्लम्प टेस्टिंग कर लेते हैं। ये कॉम्पैक्शन फैक्टर वाला अगेन लैबोरेटरी है। और एक टेस्ट होता है जो कि होता है वीवी टाइम, ये भी लैबोरेटरी है, ठीक है, वीवी टाइम। लेकिन ये इसका जो हम यूज करते हैं ना, ये हम अगेन दिस इज अगेन सुटेबल फॉर हाई वर्केबल, मतलब वर्केबिलिटी हाई होगा, मतलब वाटर सीमेंट रेशियो अगर हाई होगा तो हाई वर्केबल कंक्रीट होगा, तो फिर ये ऐसे केसेस में सुटेबल होता है, हाई वर्केबल, ठीक है, ओके। ये हाई वर्केबल कहने का मतलब क्या, ऐसा कंक्रीट जिसको पंपिंग वगैरह किया जा सके, ठीक है। तो मास कंक्रीटिंग वाले कंक्रीट के केस में मान लो पंपिंग वगैरह आपको करना पड़ रहा है, या फिर डैम वगैरह का कंक्रीट है, समझ गए। तो ऐसे कंडीशंस, ऐसे कंक्रीट को वीवी टेस्टिंग करते हैं। स्लम्प वगैरह क्या करोगे, उसमें स्लम्प उठाओगे तो वो पूरा कंक्रीट तो फैल जाएगा ना, हाई वर्केबल है, समझे। तो स्लम्प उतना ज़्यादा सुटेबल नहीं रहता है। स्लम्प जो है मतलब हाई मतलब नॉर्मल हाई, ठीक है, 110 120 तक आप स्लम्प मेजर कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, ओके। इन सब बातों को ध्यान रखिएगा।